हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक अपने को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, पिछला जो मॉक टेस्ट था उसमें भी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया था। मैंने आपको बताया था कि इनका वर्ग या इनटू करोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो 99 अपने पास है इसको हम लोग ए ले लें, और 101 जो है इसको हम बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है ए इंटू बी, प्लस ये हमारे पास जैसे बी स्क्वायर है, और ये हमारे पास ए स्क्वायर है। 99 का स्क्वायर होता है 9801, और उसका भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये अपने पास है ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, और ये हमारे पास है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस वाला तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, और माइनस यदि इंटू में, यहाँ पे इंटू वाली जो टर्म माइनस में है, तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास है ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास ऊपर है। फॉर्मूला यदि हमें बनाना है इसका, तो हम इंटू करेंगे किससे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। यदि इससे हमने मल्टीप्लाई किया है इस टर्म, तो इसी से यदि हम डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि सेम से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये आपका क्या हुआ यहाँ पे, ये ए स्क्वायर यदि ए होगा, बी स्क्वायर बी होगा, तो ये ए माइनस बी, और ये इसका देखिए ए स्क्वायर का वर्ग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, एक टर्म और, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली टर्म है। ठीक है, अब देखिए ऊपर यदि हम बात करें, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, और ए की जगह देखिए हमारे पास यहाँ पे है ए स्क्वायर। ठीक है, या इसको एक्स वाई में ले लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगी ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। ऊपर हमारे पास ये बन गया। नीचे हम बात करें, तो नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इनटू में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ऊपर यदि हम बात करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे ए क्यूब और बाहर स्क्वायर करते हैं, बात एक ही है दोनों। जैसे आपको यूं दे रखा हो ए की पावर एम और बाहर ब्रैकेट के एन है, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं ए की पावर एन और बाहर एम। ये हम घातांक करने में पढ़ चुके हैं ये वाली चीज, तो इसको मैंने यूं लिख दिया। नीचे देखिए, इन दोनों से अपना फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इंटू में हमारे पास बचेगा ए प्लस बी। अब क्या हुआ, यदि ये पूरी टर्म हमारे पास जैसे x हो और ये पूरी टर्म हमारे पास y हो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। तो माइनस वाली टर्म तो इस वाले टर्म से क्या होगी, कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास बचेगा कौन सा, प्लस वाला, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बचेगा। नीचे हमें क्या बचा, ए प्लस बी। जब इसका फॉर्मूला खोलोगे, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे अपने पास ए प्लस बी है, ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी पिछले बार जो मॉक किया था, सेम आपको यही पैटर्न मैंने बताया था कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकाल सकते हैं, जब ये इस टाइप से आपको इस फॉर्म में दे रखा हो। यदि इस फॉर्म में आपको दिया गया ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म आपको दे रखी है, ठीक है, इसकी घात आधी करके, तो डायरेक्ट आप ये वाली टर्म निकाल लीजिए, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए पे, यानी एक बार जो ए है 99, इसका स्क्वायर करेंगे, वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे होता है 9801, प्लस बी स्क्वायर वो हमारे पास है 10201। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो दो, आठ और दो 10, नौ और एक 10, और एक दो। ठीक है, अब देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे 99 इंटू 101, तो 99 को 100 से गुणा करते हैं हम, तो ये होता है 9900। अब 99 को 1 से करेंगे तो ये 99 और आ जाएगा, यानी ये आ गया 9999। ये हम इसमें से घटा देंगे, तो 12 में से 9 गए, हमारे पास आ गया 3। ठीक है, 2 में आ रहा ऑप्शन में। यहाँ पे बचेगा 9, और 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे 9, 9 में से 9 गया 0, और लास्ट में 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,003, इसका आंसर। ठीक है, तो आपने पहले ही मॉक में ये क्वेश्चन देखा है, तो आप डायरेक्ट इसको ये वाली टर्म निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अगला देखिए।
एक व्यापारी ने विदेश से कुछ सामान अंकित मूल्य पे 33 1/3% बट्टा के साथ खरीदा। देखिए 33 1/3 फ्रैक्शन में होता है 1/3। ठीक है, अंकित मूल्य पे। तो ये तीन हमारे पास इसका अंकित मार्क प्राइस है, और छूट के साथ खरीदा तो एक का इसको डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमआरपी यदि हमारे पास 3 होगी, एक का उसको डिस्काउंट मिलेगा, और कह रहा है कि एक के डिस्काउंट के बाद व्यापारी बिजनेसमैन ने क्या किया, खरीदा है। तो ये इसका क्या होगा, कॉस्ट होगा कितना, 3 में से घटा देंगे, यानी 2 रुपए में इसने सामान खरीदा है। उसने सामान के कुल मूल्य का 20% आयात शुल्क चुकाया। किसका, कुल मूल्य का। इंग्लिश वाले में आप देख सकते हो, ये इसकी कैटलॉग जो प्राइस थी एमआरपी उस पर डिस्काउंट था। ठीक है, हैज टू पे इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ 20% ऑन द नेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स, यानी जो उसकी नेट कॉस्ट प्राइस थी कितनी थी, वो 2, इस पे वो 20% का उसको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी है। तो वो जो भी खर्चा होता है, चाहे वो अपना ट्रेवल का हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो और किसी चीज की लागत हो, कॉस्ट हो, वो सारा हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। अब देखिए इसका 2 का यदि आप 20% निकालोगे फ्रैक्शन में जाएगा। तो हम क्या करें, एक एक जीरो लगा देते हैं, इधर 30 इधर 20, एक ही बात है। अब ये 20 था, और इस पे आयात शुल्क लगा कितना, 20%। तो 20 का आप 20% निकाल सकते हो, 4 आएगा। यानी 1/5 निकालो, कितना आ गया, 4। 4 इसको टैक्स देना है। तो अब इसकी ये कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 24 रुपए। ठीक है, 4 रुपए इसको टैक्स और देना पड़ा, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी होगी, यहाँ पे 24 हो गई। ठीक है, यही लिख देते हैं। अब आपको कह रहा है, यदि उसने 25% का लाभ हुआ, तो एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 228 है, उस व्यापारी ने विक्रय मूल्य क्या रखा। देखिए क्रय मूल्य पे ही लाभ होगा। लाभ हो रहा है इसको 25% का। 25% आपको पता है कितना होता है, 1/4। यदि 4 इसका कॉस्ट प्राइस होगा, एक का इसको प्रॉफिट होगा, तो बेचेगा कितने में, 5 में। तो 4 इसका कॉस्ट प्राइस है, एक का इसको प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में, 5। ठीक है, यहां से हम इनका एक प्राइस निकालें, ये 24 है। इसको 2 बार कॉस्ट प्राइस आ रहा है, दोनों बार सेम होगा, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, इधर भी 6 से। ये देखिए इसका एमआरपी 30 है, कॉस्ट प्राइस इसका 24 है, तो सेलिंग प्राइस भी कितना है, 30 है। यानी जितने भी इस एमआरपी थी उतने में ही ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ये अंकित मूल्य जो है 228, यही इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस 200। ओके, अगला देखिए, √3+1 और √3+2 का तृतीय अनुपात। देखिए दो आपके पास जैसे ए और बी हो, और इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ये होता है B² अपॉन A। तो यहाँ पे देखिए बी की जगह अपने पास √3+2 है, तो इसका अपन होल स्क्वायर करेंगे, अपॉन ए की जगह हमारे पास है √3+1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका स्क्वायर करें तो √3 का 3 होगा, और 2 का 4, 4 और 3 7, प्लस 2AB, तो 2 दूनी 4, और ये √3, ये आ जाएगा 2AB अपॉन। देखिए यहाँ पे नीचे आपके पास है √3+1, नीचे रूट में आ जाए तो आपको पता है प्रमेयकरण करेंगे, यानी ऊपर नीचे माइनस वाले चिन्ह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो ये आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, √3−1। नीचे आप देखोगे A+B × A−B, ये बनाने के लिए फॉर्मूला हम इसको ऑपोजिट साइन से इंटू करते हैं। तो √3 का स्क्वायर 3, और 1 का 1, तो नीचे आपके पास कितना बचेगा, 2 बचे। कोई दिक्कत नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए 7 को √3 से करेंगे तो 7√3, -1 से करेंगे तो -7। अब प्लस 4√3 को √3 से करोगे तो √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, और 4 गुणा 3 12, प्लस के 12, -4√3 बटे में अपने पास कितना है, 2। ऑप्शन में भी आप देखो सब में 2 ही है, तो नीचे तो 2 ही रहेगा। 7 में से 4 गए, कितने बचे, 2√3, प्लस 12 में से 7 गए, कितने बचे, 12, और 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3 बचे, है ना, 3√3, 2 नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा 5+3√3 अपॉन। ओके, अगला देखिए, एक आदमी को एक कुर्सी 48 रुपए में बेचने पे 20% का लाभ होता है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, बेच रहा है। टेबल को 57.5 रुपए में बेचने पे 15% का प्रॉफिट, ये भी इसका सेलिंग प्राइस है। कुर्सी को 36 रुपए में बेचे, टेबल का न्यूनतम विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे अपने को पूछा है, जिससे उस आदमी को कुर्सी और टेबल दोनों के मूल्य मिला के उसे कोई हानि ना हो, यानी कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा। देखिए सेलिंग प्राइस की बात करें, पहले वाले की 48 रुपए सेलिंग थी चेयर की, यहां से हम इसका कॉस्ट निकालें तो 20% का इसको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये किसका मान है, 120 का। हमें कॉस्ट प्राइस निकालने 100 का मान निकाल।
ठीक है, 20 से आपका 5 बार कटेगा, 20 से कटेगा 6 बार, 6 से कटेगा 8 बार। तो चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 40। अब टेबल की यदि हम बात करें, आप इसको फ्रैक्शन में लेके भी कर सकते हैं। 57.5 ये सेलिंग प्राइस है। कब? जब इसको 15% का लाभ हुआ, यानी ये कितने का मान है? 115 का। ठीक है, या आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 15% होता है अपने पास 3/20, तो ये 23 का हो जाएगा, 20 का निकालना। बात एक ही है, 115 और गुणा कर देंगे 100 से। एक पॉइंट है तो ये हट जाएगा, यानी एक जीरो कट जाएगा। 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 23 बार। 23 से इसको काट दे तो 23 दूनी 46, बचेंगे कितने? 11। 23 पंचो 115, 25 दूनी 50। यानी इन दोनों की अपन कॉस्ट की बात करें, टेबल और चेयर दोनों की कॉस्ट है यहाँ पे 90 रुपए। तो इसको ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट, तो बेचेगा भी कितने में? दोनों को 90 में। एक का यहाँ पे चेयर का कॉस्ट प्राइस 36 है, इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, ये सॉरी सेलिंग प्राइस 36 में बेच रहा है, तो दूसरे का जो भी हमारे पास बचेगा वो टेबल का सेलिंग होगा। 90 में से हम 36 को क्या करेंगे? माइनस। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 54। तो टेबल को वो बेचेगा 54 में। 90 में दोनों को खरीदा, 90 में दोनों को बेच देगा, तो ना प्रॉफिट ना। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया कि थीटा बराबर 11 डिग्री है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा का मान पूछा है। देखिए सबसे पहले देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ये होगा साइन स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर ये बन जाएगा 1, प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, यही आएगा। माइनस साइन 2 थीटा है। 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा ये कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1। ओके, नेक्स्ट देखिए। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल है, तो अपने को ये ब्लैक जो एरिया, इसका एरिया निकालना, फाइंड आउट करना है। तो पहले इस पूरे की अपन बात करें, इस सेक्टर की, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यानी 1/4 इस सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो कितनी आर? 6, तो 6 का वर्ग 36 अपोन, देखिए ये कितना हिस्सा है पूरे वर्ग का? चौथा, तो डिवाइड किससे कर देंगे? 4 से। तो ये हमारे पास पूरा इस सेक्टर का त्रिज्यखंड का एरिया आ गया 9 पाई। अब इसमें से, इस पूरे सेक्टर में से यदि हम इस ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो कौन सा बचेगा? इसी ब्लैक एरिया बचेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6, ये रेडियस, ये भी 6 है, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आ जाएगा? 18। तो 9 पाई माइनस 18, ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये 9 पाई है, यहाँ पे पी नहीं है। अगला देखिए, पी का मान दिया, क्यू का मान दिया, पूछा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा? देखिए सबसे पहले इनका अपन परमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन। यहाँ पे देखिए आपको बताया था कि वर्ग करके डिफरेंस यदि 1 आ रहा है तो हम डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे परमेकरण में। तो देखिए इसका वर्ग करोगे 14, इसका करोगे 13, डिफरेंस लोगे कितने का आ रहा है? 1 का, तो अब डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे, यानी पी का मान हम लिख सकते हैं √14 प्लस √13। ठीक है, इसके बाद क्यू की बात करें, इसको हम लिख सकते हैं √14 माइनस √13, कोई दिक्कत नहीं। जब इन दोनों को इंटू करेंगे p इंटू क्यू, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 और √13 का हो जाएगा 13, डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो p इंटू क्यू का मान अपने पास कितना आ गया? पूछा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी बात करें हम, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा? तो इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके दोनों को प्लस करते हैं, तो आपको पता ही होता है 2a² प्लस 2b²। तो √14 का स्क्वायर करेंगे, रूट हटेगा यानी 14, और उसको 2 से गुणा कर दोगे 28, प्लस यहाँ पे 13 और 13 का डबल 26, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। ये आ गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और p इंटू क्यू 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, अगला देखिए। 5 पेन, 3 पेंसिल और 2 रबर का कुल मूल्य 39 रुपए, 7 पेनों, 6 पेंसिलों और 3 रबरों का कुल मूल्य दिया 62। ये हमें पूछा, देखिए एक बार यहाँ पे दिया 5 पेन है, प्लस 3 पेंसिल है, प्लस 2 रबर है। ठीक है, इनका टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हमें 39। इसके बाद करा कि 7 पेन प्लस 6 पेंसिल और प्लस 3 रबर, इनका कुल मूल्य हमारे पास है 62। अब हमें पूछा है
50 पेन प्लस 39 पेंसिल और प्लस 21 रबर का मूल्य क्या होगा, ये हमें पूछा है। देखिए इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल यदि हम लेते हैं एक्स वाई जेड, इनको मानते हैं पेन पेंसिल रबर को, तो दो इक्वेशन और वेरिएबल तीन हो जाएंगे, सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से देखिए कि हमें 50 पेन बनाना है। सबसे पहले आप इसको देखिए, 50 पेन बनाना, तो इन दोनों को किससे गुणा करें, माइनस करें, प्लस करें कि 50 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि आपको पता है कि 7 को 5 से गुणा करते हो तो 35, कितना चाहिए 50, तो बचा कितना 15। यदि इसको 3 से गुणा कर दें और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो देखिए 15 और 35 50 बन रहा है। लेकिन आप कहोगे कि सर 5 को 7 से करें तो ये तो 35 बनेगा, लेकिन फिर 7 को 15 बनाने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। अब देखिए इधर यदि 3 से गुणा करते हैं तो 9, और इधर हम 5 से करते हैं तो 30 और 9 39 बन गया। इधर हम 3 से गुणा करेंगे तो 6, इधर 5 से करेंगे 15 6 21 बन गया। इसका मतलब इनका मूल्य क्या आएगा, 39 को 3 से गुणा करोगे, 62 को 5 से करोगे और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 40 से एक कम है, 40 होता तो 120 और एक का मतलब ये हो जाएगा 117, प्लस इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 310, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 427, ये इनका कुल मूल्य आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, कोई धन 32 साल में सरल ब्याज की दर से अपने को 13/5 गुना हो जाता है, अपने को नहीं, अपने से 13/5 गुना हो जाता है। रेट हमें पूछिए, किससे हो जाता है, स्वयं से, यानी प्रिंसिपल जो था, जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला, तो प्रिंसिपल है कितना 5, उस सरल ब्याज की दर से हो जाता है, हो जाता है मतलब ये हमारे पास अमाउंट है, मिश्र धन है, तो ये 13 इसका मिश्र धन है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 13 में से 5 गए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8। रेट निकालनी, रेट होती है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, वो 5 है, और इंटू टाइम, ठीक है। 8 से कटेगा 4 बार, 5 गुना 4 20, और 20 से 100 कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो रेट हमारे आ जाएगी 5%। अगला देखिए, यहाँ पे करें समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 5x प्लस 12y माइनस 30 इक्वल टू 0 है, 5x प्लस 12y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए दो यदि आपके पास पैरेलल लाइन है और उनके बीच की यदि दूरी आपको निकालनी है, तो पहले तो आप किस में लेंगे, मॉड में लेंगे। ये होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², ठीक है, समांतर होंगी। तो यहाँ पे देखिए C1, इस टाइप से आपकी ये इक्वेशन होती है A1x प्लस B2y प्लस C1, सॉरी B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, जैसे समांतर पैरेलल है, A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब x और y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आपको ये ऑलरेडी देखिए A1 और A2 बराबर दिए, नहीं दिए तो हम बराबर कर लेते हैं, किसी को भी a को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाएगा। मोड क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो C1 की बात करें -30 है, C2 हमारे पास -4 है, तो देखिए -30 -4 करेंगे, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4 अपॉन अंडर रूट A², तो A कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस B², B कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, और इनका मोड। यहाँ पे ऊपर -26 बचेगा, लेकिन मोड है तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 26, ठीक है। 25 और 144 169 होते हैं, और इसका रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13, 13 से कटेगा 2 बार, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना 2। ओके, अगला देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इकाई, यानी 2 यूनिट। यहाँ पे दिया है x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू -1 है, और ये हमें पावर में पूछा है। देखिए ये सेम शायद लास्ट मॉक या उससे पहले में किया होगा, कि आपको इस टाइप से देता है कि x प्लस 1/x बराबर यदि 1 दे दिया, ठीक है, और फिर जो पूछेगा वो 3 की पावर में पूछता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x एलसीएम लेंगे, ये होगा x² प्लस 1, ये x आगे जाएगा, बराबर x, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये इस फॉर्म में लेके आए, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है x³ प्लस 1 का फॉर्मूला बनता है, यानी x का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 नहीं होगा, ये फॉर्मूला होगा x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 माइनस एक्स। ये जीरो है ये वाली टर्म, तो ये पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। सेम यही मान लीजिए, ये पूरा आपके पास x है, ये 1/x
एक्स है, सेम ऐसे हम चेंज करेंगे। एलसीएम एक्स क्यूब आएगा, इधर जाके इससे गुणा होगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। बेस सेम है तो घातें जुड़ेंगी, ना कि इंटू कर दोगे आपके, 3 गुणा 3 9 मत कर देना। ये हो जाएगा एक्स की घात 6 प्लस 1, और ये एलसीएम आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 3। यहां से मेरे पास क्या आएगा, एक्स की घात 6 प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, और बराबर में क्या आ गया, 0। ठीक है, सेम ये वाली कंडीशन आपके पास यहाँ पे आ जाती है। अब देखिए ये टर्म क्या होती है, ये होती है ए स्क्वायर, ये होती है बी स्क्वायर, ये होती है ए इंटू बी। यानी 1 को जब गुणा किया एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। जब ये फॉर्मूला लोगे तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू में आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, यानी पावर कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 1 और प्लस एक्स की घात 3, यही आएगा। ये पूरा जीरो है, जीरो इंटू ये समथिंग कुछ भी होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये आपके पास है एक्स की घात 9 माइनस 1 बराबर 0 है, तो एक्स की घात 9 का मान यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1800 है, 1800 ये थी, इसमें से 9 अंदर लेते हैं तो बाहर कितनी बचेगी, 200। ये हमारे पास 900 है, इसमें से अपन 9 बाहर अंदर ले लेंगे तो बाहर कितनी बचेगी, 100, क्योंकि इससे गुणा होगी ब्रैकेट के बाहर पावर। यहाँ भी 9 अंदर ले लेते हैं तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 70। यहाँ पे अपन 9 को अंदर लेंगे तो ये अपने पास कितनी बचेगी, 45। ये सारे 9 के मल्टीपल में। फिर 81 की बात करें तो यहाँ से अपन 9 को अंदर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90। अब ये देखिए माइनस वाला है, यहाँ पे अपन 9 लेंगे तो बाहर कितना बचेगा, 300 माइनस एक्स की घात 180, तो 9 अंदर लोगे तो कितना बचेगा, 20। ठीक है, और एक्स की घात 0 यानी कितना हो गया, 1। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की घात 9, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। माइनस के कितने आएंगे, 2, तो 6 में से 2 गए, अपना आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 5:3, उनसे उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएंगी। 50 लड़के तो जा रहे हैं उसको छोड़ के, और 50 लड़के उसमें गर्ल्स आ रहे हैं, तो उनका रेशियो कह रहा है 9 और 7 हो जाता है। उस महाविद्यालय में, कॉलेज में अपने को पूछा लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए बॉयज यदि 5x हैं और गर्ल्स यदि 3x हैं, ठीक है, बॉयज इसमें से कम हो रहे हैं 50, ये इसमें 50 और आगे, तो अब इनका रेशियो हो जाता है 9:7। बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, तो 7 गुना 5 35x माइनस 350 बराबर 27x प्लस 450। ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 8x, ये आगे जाके जुड़ जाएंगे यानी 800। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 100। हमें पूछा है महाविद्यालय में लड़कों की संख्या, वो कितनी थी, 5x, तो कितनी हो जाएगी, 500। ओके, अगला देखिए, ए किसी काम को बी से 3 दिन कम में कर सकता है, जितना समय बी को लगेगा उससे 3 दिन कम में ए कंप्लीट करेगा। ए अकेला 4 दिन काम करता है और शेष काम बी करता है। यदि कुल 14 दिन में कार्य खत्म हुआ तो प्रत्येक काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए काम कैसे हुआ कि पहले 4 दिन तो कौन काम कर रहा है, 4 डेज में ए, इसके बाद ए ने काम नहीं किया, इसके बाद रिमेनिंग जो वर्क है वो बी करेगा, और कुल काम देखिए आपको कह रहा है कि 14 दिन में हुआ है, जिसमें से ए ने 4 दिन किया है, तो बाकी बी ने कितने दिन किया है, 10 दिन। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए बी मान लीजिए काम को एक्स दिन में करेगा तो ए उससे 3 दिन कम में करेगा। ठीक है, ए का एक्स मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x+3, या इसको x मानोगे तो ये हो जाएगा x-3, बात एक ही है। तो ये इससे 3 दिन कम लेगा, ये हमारे पास दोनों का है। ठीक है, अब आपको स्टार्टिंग में टाइम एंड वर्क जब पढ़ाया तो मैंने बताया कि ए जैसे किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में करेगा उसका कुछ हिस्सा, यानी 1/10। टाइम जो होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ए है वो 1 दिन में कितना करेगा, 1/x, और काम कितने दिन किया, 4 दिन, तो ये हो जाएगा 4/x, प्लस बी 1 दिन में करेगा 1/x/3, और काम कितने दिन किया, 10 दिन, तो ये करेगा 10 दिन में 10/x+3, और ये आपका कंप्लीट काम हो जाता है 1। एक काम जो हम फ्रैक्शन में लेके, फ्रैक्शन में 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा x इंटू x+3, x कटेगा तो x+3 4 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 4x+12, प्लस x+3 से कटेगा x इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1।
यहां से देखिए 10 और 4 कितने हो गए, 14x और प्लस के 12 बराबर, ये आगे जाके गुणा हो जाएंगे 1 से। तो x तो x से गुणा होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस x को 3 से करेंगे तो 3x। यहां से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, ये आगे जाएगा तो बचेंगे माइनस के 11x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो गुणा करने पे 12 आ जाए और उन दोनों को जोड़े तो माइनस का 11 बचे। तो क्या होंगे हमारे पास एक होगा माइनस का 12, एक होगा प्लस का 1। दोनों को इंटू करते हैं तो माइनस 12 आता है, दोनों को ऐड करते हैं माइनस 11 बचता है। उसके बाद साइन चेंज करते हैं, ये प्लस ये माइनस। तो x का मान हमारे पास 12 आ गया, यानी a 12 दिन में करेगा और b इसको 12 प्लस 3 कितने दिन में करेगा, ओके। अगला देखिए, एक व्यक्ति साइकिल पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे से एक पुल को 5 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई यानी डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये होती है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए ऑप्शन आपको किलोमीटर में दिए हैं, तो हम इसको मिनट को किस में चेंज करेंगे, आवर्स में, घंटे में। तो यहाँ पे देखिए स्पीड दी गई है 15, टाइम है 5 मिनट, घंटे में बदलेंगे किसका, भाग देंगे 60 का। तो ये आ जाएगा 15 से कटेगा 4 बार, 5/4 यानी 1 से 1/4 किलो। अगला देखिए, कह रहा है यदि मैच 1 में कुल रन 270 हो और मैच 3 में 380 हो, तो राहुल के मैच 1 के रनों और यूवी के मैच 3 के रनों में अंतर। देखिए ये अपने को दिया गया है कि 4 मैच में बनाए गए कुल रनों में बल्लेबाज जो है उनका परसेंटेज दिया गया है कि पहले मैच में वीरू ने 20% बनाए, ठीक है, सौरभ ने 40, राहुल ने 30 और चौथा यूवी का नंबर नहीं आया, ठीक है, या फिर ये 0 पे आउट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैच की बात करें तो कुल रन थे 270, इसमें पूछा है राहुल के। तो राहुल ने कितने बनाए यहाँ पे 30%, तो 270 का हम 30% निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 27 × 3 यानी 81। तीसरे मैच की बात करें तो यहाँ पे टोटल 380 है, यूवी की बात कर रहा है तो यूवी ये लास्ट वाला है, इसने बनाए 10%, तो इसका 10% कितना आ जाएगा 38। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस हमें पूछा है, तो माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43। ये इसका आंसर होगा, ये दोनों में कितने का अंतर है, तैयार इसका। अगला देखिए, इसमें कह रहा है यदि भारतीय टीम ने सभी मैचों में बराबर रन बनाए तो किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए। मान लीजिए सब में उन्होंने 100 रन ही बनाए, क्योंकि परसेंटेज में दिया तो हम कंप्लीट 100 मान लेते हैं कि पहले मैच में भी 100 रन थे, इसमें भी 100 थे और चौथे में भी 100 थे, ठीक है, चारों में 100 रन बनाए। तो देखिए सबसे पहले वीरू की बात करें तो 100 में 20%, 20 यहाँ पे बना रहा है, 20 यहाँ पे, 40, 20 यहाँ पे, 60 और 60 यहाँ पे, तो इसने बनाई 120। सौरभ की बात करें तो 40, 10 50 और 60 110 और 30 140, इसने बनाई 140। राहुल की बात करेंगे थर्ड नंबर वाला जो है, ये 30 और 30 60, इसके बाद यहाँ पे बना रहा है 5 65 और यहाँ पे बना रहा है 30, तो ये बना रहा है 95। यूवी की बात करोगे, देखिए यूवी चौथे मैच में तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, वो फर्स्ट मैच में आ रहा है, दो में बना रहा है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे बना रहा है कितने 10 40। तो सबसे ज्यादा किसने बनाए, सौरभ, तो ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि भारतीय टीम में मैच 3 30 रनों से जीता हो और वीरू के रन जीत के अंतर अंतर रनों के बराबर है, यानी 30 रन से इंडिया ने मैच जीता और कह रहा है कि वीरू ने उतने बनाए जितने का डिफरेंस था, इसका मतलब वीरू ने रन कितने बनाए, इसने बनाए 30। तो विरोधी टीम ने कितने रन बनाए, देखिए मैच 3 की बात हो रही है, वीरू की बात करें तो ये बनाता है 20%, तो इसके जो रन है वो 30 रन है, वो कितने प्रतिशत का मान है हमारे पास, 20% का। तो सबसे पहले हम 100% निकालेंगे कि टीम ने 100% यानी टोटल रन बनाए कितने, ठीक है। तो 20% का मान हमें कितना दिया गया है 30, तो 100 का मान कितना होगा वो निकाल लें, तो 30/20 गुणा 100, तो ये हमारे पास आ गया 150 की टीम इंडिया ने टोटल 150 रन बनाए और कह रहा है कि 30 रनों से जीता, इसका मतलब दूसरी टीम ने 30 कम बनाए, तो वो कितने रन बनाएगी, 120 रन। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में बी और सी के द्विभाजक त्रिभुज के भीतर बिंदु ओ पे काटते हैं। ये हमें एक ट्राइंगल दिया गया है एबीसी, बी और सी के एंगल बाई सेक्टर हैं, यानी एंगल को बराबर दोनों हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है।
ये मिल रहे हैं कहाँ पे, ओ पे। और कह रहा है ये बी ओ सी, ये जो एंगल है ये है 120, तो ए का मान, तो ये जो एंगल होता है बी ओ सी, ये हमारे पास होता है 190 प्लस ए बाई टू, यानी ए का हाफ, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो चीजें हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। एंगल बाइसेक्टर ये 90 प्लस ए बाई टू ही क्यों होता है, या मीडियन जो है अपने पास उसको सेंट्रोइड है वो 2:1 में क्यों बांटता है, वो सारी चीजें अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अभी एडवांस जल्दी स्टार्ट कर देंगे एक दो टॉपिक के बाद, तब ये पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले एक मॉक में किसी ने कमेंट किया था, मनीष ने, कि सर ये 2:1 में क्यों बांटता है। भाई मैं पूरा आपको यदि डिटेल में बताऊंगा, तो ये हम यहाँ पे मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। उस जितने टाइम में मॉक टेस्ट में आपको सोल्व कर रहा हूँ, उतने टाइम में वो एक चीज ही हो पाएगी, ठीक है। तो एक बार आप भी मॉक दे रहे हो, तो इतना आपको आना चाहिए। नहीं आता कोई बात नहीं है, कुछ दिन में जब अपन एडवांस स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं, एक एक चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन एडवांस में, कि ऐसा क्यों होता है सारा। तो यहाँ पे देखिए ये 120 दिया है, बराबर है 90 प्लस ए बाई टू। 90 इधर आके माइनस हुआ, बचा कितना 30, और ये दो इधर गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, अच्छा 122 दिया है, सॉरी, है ना, ये 122 है, कोई दिक्कत नहीं। 122 है तो 32 बचेगा, दो से गुणा होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 64। अगला देखिए, यहाँ पे दिया ए बी और सी डी किसी वर्त की दो ऐसी समांतर जीवा है कि ए बी की लंबाई 6 है, सी डी है वो 2 इंटू ए बी है, तो ए बी की जगह 6 रख दोगे तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, सी डी की लंबाई आ जाएगी कितनी, 12। दोनों जीवाएं वर्त के केंद्र के एक ही तरफ है, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ। तो जो ज्यादा जिसकी लंबाई होगी वो पास में होगी, और जिसकी लंबाई कम होगी वो क्या होगी, दूर होगी, ठीक है। तो ज्यादा लंबाई किसकी है, सीडी की, तो ये सीडी हमारे पास यहाँ पे कितनी, 12, और ये हमारे पास क्या होगी, एबी। कह रहा है इनकी बीच की दूरी है वो सीडी की लंबाई की एक चौथाई के बराबर है। सीडी 12 है और इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 3। तो यानी इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 3 है। जैसे ओ से इसको मिला देते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 3 है। वर्त की त्रिज्या हमें पूछी है, देखिए ये आपको पता होगा कि यदि सेंटर से इन पे अपन मिड पॉइंट को, यदि कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिला दें या उस पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, या मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो उसपे परपेंडिकुलर होगा। आता कैसे है, यहाँ पे दो ट्राइंगल लेते हैं, दोनों आपके सर्वांग होते हैं, इसलिए आता है। बाकी ये सर्कल में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और से ये वाली जो ये पॉइंट मैंने मान लिया, और ये मैंने मान लिया एन, तो ये वाली डिस्टेंस मैंने ले ली एक्स, ठीक है। ये इसकी रेडियस होगी ओ से सी कितनी, आर। पहले ट्राइंगल की यदि बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एम सी, ये देखिए सी डी पूरी 12 है, तो सी से एम कितनी बचेगी, 6। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इसके सामने एक कर्ण है, ये कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आना चाहिए, आर स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 36 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड, यदि हम ट्राइंगल लेते हैं ये पूरा ओ से ए को यदि मिला दें, तो ये भी इसकी रेडियस होगी और ये कर्ण होगा। ये पूरी यदि 6 है तो ए से एन कितनी हो जाएगी, 3, और ये टोटल ओ से एन कितनी होगी, एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे यदि हम आर स्क्वायर निकालें, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और प्लस 3 दूनी 6, ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का, दोनों को यहां से हम क्या कर सकते हैं, बराबर। बराबर जब करोगे तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस साइड में आपका बचा 36, आगे आपका बचेगा 9 9 18 प्लस 6x। 18 देखिए इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 18 बराबर 6x, तो यहाँ से x का मान आपके पास कितना आ जाता है, 3, ठीक है। x का मान यहाँ पे रख दीजिए 3, तो 3 का वर्ग 9, और 36 और 9 45, तो आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 45। आर का मान यदि हम निकालें तो √45 होगा, ये होता है 9 गुणा 5, तो 9 तो बाहर 3 आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, √5। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3√5, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में कर लिया। देखिए ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, और सी की सहायता से मतलब तीनों ने मिलकर कितने दिन में कर लिया, 3 दिन में। इनका हम यदि एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 24। 6 का भाग देंगे तो ये एक दिन में करेगा 4 यूनिट, ये एक दिन में करेगा 3 यूनिट, तीनों एक दिन में करेंगे 8 यूनिट। ए और बी एक दिन में 4 और 3 7 यूनिट कर रहे हैं, तीनों 8 कर रहे हैं,
7 घटा दोगे तो सी एक दिन में कितना करेगा? 1। ठीक है, कह रहा है कि और 1848 रुपए कमाए, यानी इन्होंने 3 दिन में पूरा किया और 1848 कमाए, तो सी का हिस्सा। देखिए, जो जितना काम करता है, जो जिस काम करेगा उस हिस्से के हिसाब से उसको, जो काम का रेशियो होगा उसके हिसाब से हम उसको पैसे बांटते हैं। तो ए का जो एक दिन की कैपेसिटी है वो 4 है, बी की कितनी है? 3 है, और सी की कितनी है? 1 है। यानी ये एक दिन में 4 करेगा, तो ये एक दिन में 3 करेगा, और ये एक दिन में 1 करेगा। तीनों ने 3 दिन में काम कंप्लीट किया, यानी 7-7। ठीक है, तो ये एक दिन में 4 करेगा, ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 1। तो इसको 4 मिलेंगे रुपए, इसको एक दिन के 3, इसको एक दिन का 1। टोटल ये कह रहा है कि 1848 है, तो टोटल के नीचे टोटल 4 3 7 1 8 और 1 से गुणा। 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, फिर 24 में 3 बार और फिर 1 बार। तो सी का जो हिस्सा होगा वो होगा 231। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पी क्यू आर का औसत वजन 62 है, 3 से गुणा करेंगे, 3 व्यक्ति हैं तो टोटल आ जाएगा। आर का जो वजन है वो पी से 12 किलोग्राम और क्यू से 9 किलोग्राम अधिक है। देखिए, 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर। आर का वजन यदि एक्स होगा तो क्यू से 9 ज्यादा तो क्यू का इससे 9 कम होगा, यानी एक्स माइनस 9। पी से 12 ज्यादा तो पी से इससे कम होगा, कितना? 12। ये तीनों का वजन है। यदि तीनों को हम जोड़ दें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, और वो होगा 62 गुना 3, यानी 186। ये हो गए 3x, और 12 और 9 21 आगे जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 207। यहां से x का मान हमारे पास आ जाएगा 6×3 = 18 9×3 = 27 69, यानी यहां से हमारे पास तीनों का वेट आ गया। कह रहा है पी क्यू आर और एस का औसत वजन क्या होगा यदि एस का जो वजन है वो आर से 15 किलोग्राम कम है। तो आर का वजन ही है एक्स, तो ये माना था, ये कितना आ गया? 65 आर का। तो एस इससे क्या होगा? 15 किलो, सॉरी 69, 15 किलो कम होगा। तो इसमें से 15 घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एस का वजन 54। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? इनका औसत पूछा है। तो टोटल इन तीनों का था, इसमें 54 जोड़ के 4 का भाग दे दीजिए, या इन तीन का औसत आपके पास पहले से है 62, और एक 54 किलो वाला और आ गया, तो ये आया, तो इनसे कितना वजन कम लेके आ रहा है? 8 किलो वजन कम लेके आ रहा है। तो वो सभी में चारों का 8 जो बराबर हिस्सा बटेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम है? 8 कम है। और कितने व्यक्तियों में बढ़ जाएगा ये 8? 4 में। तो प्रत्येक का 2 2 कम हो जाएगा, यानी जो वेट आपका एवरेज वेट वो कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पे इसका आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं यदि तीसरे वर्ष की एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो है 3600 रुपए, चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अपने को अंतर पूछा है। ठीक है, देखिए, सीआई में क्या होता है कि जो हमें ब्याज मिल चुका लास्ट ईयर पे उस पे हमें अगले साल ब्याज मिलता है। प्रिंसिपल पे जो ब्याज होता है वो हर साल सेम रहता है। जैसे मान लिया 1000 रुपए है, 10% रेट है, तो 1000 पे पहले साल जो 10% मिलेगा वो 100 होगा, दूसरे साल भी 100 होगा, तीसरे साल भी 100 होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहले साल जो ब्याज मिल चुका है उस पे ब्याज मिलता है, तब वो हर साल का डिफरेंस आता है। तो हमें मूल से मतलब नहीं, हमें ये जो ब्याज मिला तीसरे साल, इसी पे चौथे साल ब्याज मिलेगा, फिर ये 4 साल का जो कंप्लीट होगा उसी पे पांचवें साल ब्याज मिलेगा। ये डिफरेंस आता है। 8% की बात करें तो 4 से कटता है 2 बार, 4 से 25, ये होता है फ्रैक्शन में 2/25। तो देखिए यहाँ पे 3600 रुपए थे, पांचवें साल ज्यादा ब्याज होगा, तो 3600। चौथे साल क्या होगा? इसका 8% निकाल के जोड़ दो, या इसका डायरेक्ट 25 हो दो, 27/25 निकाल लो। ये चौथे साल का ब्याज है। ठीक है, पांचवें साल क्या होगा? ये चौथे साल जो ब्याज मिला इस पे वापस 27/25 आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये 5 साल का ब्याज होगा। इसमें से जब ये आप 3600 गुणा 27/25 घटा दोगे तो आपकी ये वाली जो टर्म है ना, ये 27 में से 25 का वही डिफरेंस आता है। या तो आप घटा के देख लीजिए, या आप डायरेक्ट इसको यूं भी कर सकते हैं कि 2/25 ही ले लें। ये हमारे पास क्या होगा? चौथे और तीसरे साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 25 से हम काटे एक बार, फिर 11 बचेंगे, 110, फिर 4 बार, फिर 100 में 4 बार। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना? 54, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 को 4 से करेंगे 16, एक, फिर 4 से 16, और 5 गुना 4 20, 20 और 16 36, और एक 37, बचेंगे 3। फिर 4 को 1 से 4, और 5 को 4 से 20, 20 और 4 24, 3 27, फिर बचेंगे 2। लास्ट में 5 को 1 से 5 और 2 7, इसको डिवाइड कर देंगे 25 से। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 25 75, 2 27 में भाग जाएगा एक बार,
यहाँ पे बचेंगे 2, 26 में जाएगा एक बार, तो अप्रोक्स अपना क्या आ जाएगा, 311 पॉइंट आ जाएगा। तो अपने को अप्रोक्स में पूछा है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 311। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया सेक p माइनस टेन पी का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन पी का होल स्क्वायर भाग साइन स्क्वायर पी। देखिए p हो जाए थीटा और बात एक ही है, चेंज कर लीजिए। सेक अपने पास क्या होता है, वन अपॉन कॉस, माइनस टेन होता है साइन अपॉन कॉस, इसका होल स्क्वायर है, इनटू में है वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और भाग में यानी अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम कोस आएगा, दोनों में कोस है तो कोस थीटा अपना आ जाएगा एलसीएम, और ये स्क्वायर है पूरे का बाहर, तो ये नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर अपने पास है वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। देखिए आपके पास यू हो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं ए बी की पावर एम। तो यहाँ पे देखिए अंदर साइन अलग है लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो एक साथ लिख सकते हैं दोनों को। ठीक है, अब ये देखिए a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। पावर बाहर कितनी रहेगी, अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये पावर दो दूनी चार हो जाएगी, तो दो तो कट जाएंगी, बचेंगे कितनी, दो, तो कोस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका अपना कॉट स्क्वायर भी इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिए, यदि 10 यदि एक 10 अंकों की संख्या हमें दी गई है 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2, ये कह रहा है कि 72 से विभाजित है, यानी 72 का पूरा पूरा इसमें भाग जाएगा। तो हमें पूछा x और y के संभावित अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान क्या होगा, अधिकतम मान की बात कर रहा है। देखिए 72 का यदि भाग जाएगा तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा और 9 का भी, क्योंकि 8 और 9 इसके क्या है, फैक्टर। ठीक है, यदि 8 का भाग जाएगा तो मेरे को ये बताओ 4 का भाग भी जाएगा क्या, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के दो अंकों में भाग जाए, और 8 के लिए होता है लास्ट के तीन अंकों में। तो देखिए यहाँ पे दो है, तो 4 का भाग कब जाएगा, यहाँ पे 0 होगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, 1 होगा तो जाएगा, x का मान यदि 1 हो तो ये 12 बनेगा, 4 का भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 पे भी नहीं जाएगा, ओड नंबर पे जाएगा, यानी 3 होगा तो 32 हो जाएगा, 8 का भाग जाएगा, 52 हो जाएगा, 13 बार 4 का भाग जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पे 7 होगा तो भी भाग जाएगा, और 9 होगा तो 23 चौक 92 तो भी भाग जाएगा। ये तो हमने लिया 4। अधिकतम मान की बात कर रहा है एक्स और वाई की, तो मैक्सिमम वाले देखिए यहाँ पे, यदि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या यदि हम 9 लेते हैं, अब हमें 8 से डिविजिबल करना है, ये ध्यान रखना, 4 से मैंने खाली ऑप्शन एक बार लिए हैं। 8 का भाग देंगे तो 72 में पूरा पूरा जाएगा, 7 बचेंगे, फिर 2 उतार लेंगे, फिर 72 में जाएगा। तो x का अधिकतम मान आपके पास क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, अब 8 का यदि इसमें भाग चला गया तो बचा कौन अपने पास, 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या के अंकों में 9 का भाग जाए। तो देखिए अंकों का योग करेंगे तो 9 में तो जाएगा ही, 7 और 2 9, ये भी कट के इसमें भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 7 15 प्लस 3 प्लस 5, ये बचे, तो ये हो गए 15 3 18, 18 और 5 23 प्लस वाई, ये बचा। तो y का अधिकतम मान लेना है क्या हो कि इसमें भाग चला जाए, तो y देखिए 4 होगा तो ये बनेगा 27, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 27 में जाएगा 9 का। ठीक है, तो y का मान क्या हो सकता है, 9। इससे बड़ी संख्या लेंगे तो वो 2 डिजिट में चली जाएगी। तो y की जगह तो हम लेंगे कितना, 4, और x की जगह लेंगे 9, 9 गुणा 3 27, और 27 में से 4 के आंसर कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है शांत जल में एक नाव की जो चाल है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में चाल का मतलब ये किसका मान है, एक्स का। समान दूरी को धारा के अनुकूल धारा की दिशा में चाल होती है एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तय करने की तुलना में शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में 33 से 1/3% अधिक समय लगता है। 33 से 1/3 होता है 1/3, ज्यादा लगेगा तो ये एक जोड़ देंगे, देन कितना समय लगेगा, 4। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जब जाते हैं तो आपको पता है कि धारा और नाव दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो वो ज्यादा चाल होगी तो स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये डाउन स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड होगी एक्स प्लस वाई, और स्टिल वाटर में स्पीड होगी एक्स। ठीक है, तो ज्यादा समय कहाँ लगेगा, जब शांत जल में जाएगा, अकेले की चाल लगेगी। तो यहाँ पे इसको समय 4 लग रहा है,
यहाँ पे इसको समय लग रहा है 3, यही कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सेम डिस्टेंस जा रहा है, वो समान दूरी जा रहा है, डिस्टेंस यदि सेम है, दूरी यदि समान है, तो चाल और समय का जो रेशियो होगा स्पीड का, वो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4:3। ठीक है यहाँ तक। डाउन स्ट्रीम में आपको पता है कि जो स्पीड होगी वो होती है x+y, और शांत जल में होती है x। x का मान यदि 3 है और x+y का मान 4 है, तो यहाँ पे देखिए x का 3 है तो y का मान कितना आ जाएगा 1, ये 3, तो ये कितना बचा 1, ठीक है। अब 25 जो स्पीड दी है वो किसकी दी है, 3 का मान दिया है, शांत जल में 4। y की मान निकालना है तो 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो ये हमारे पास y की स्पीड आ गई। अब कह रहा है धारा की 7 अनुकूल डाउन स्ट्रीम में 75 किलोमीटर जाना है, तो समय कितना लगे, समय आपका होता है दूरी बटे 4, दूरी इसको जाना है 75, ठीक है। और धारा के साथ जो स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी, x+y। तो वो हम जोड़ देंगे 25 प्लस 25/3, यही होगी। 3 एलसीएम आएगा तो 75 प्लस 25 100, 100/3, 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 75 × 3 करेंगे तो 225/100, तो 2 पे पॉइंट लग जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने आराम से सोल्व किए। किसी को लगता हो कि स्पीड बहुत स्लो है तो आप 1.25 1.5 पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी जो आपके मैं साथ साथ चैप्टर करवा रहा हूँ, आपकी जो अर्थमेटिक है उसके लगभग हो गए, अभी रेस वाला टॉपिक है वो कल कंप्लीट होगा, उसके बाद एलसीएम एसएफ हो जाएगा, उसके बाद हम एडवांस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एडवांस बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं कि क्यों होता है, कहाँ से आता है। एक बार बेसिक बहुत ही मतलब धीरे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद कभी दोबारा जब पढ़ना पड़ा तो हम बेसिक कम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।